आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ लॉ वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है इसरा और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 को कवर करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है सूट्स एंड अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन। अब देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 4 जो कि रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A। ये आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड की। मतलब स्टेट को ये मेक श्योर करना है कि हर इंसान को लीगल एड हो और वो फ्री हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें कहा गया स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और लीगल एड क्या होनी चाहिए, फ्री नेचर की होनी चाहिए। तो आज मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये आर्टिकल, ये केस लॉ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग ये स्ट्राइव करते हैं, हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो लीगल एड है वो फ्री नेचर का होना चाहिए। तो मान के चलिए आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, वो इतना रिच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो ज़रूरतमंद है, मान के चलिए ही इज़ वांटिंग, मतलब वो ज़रूरतमंद नेचर का है। अब अगर ऐसी बात है और अगर उसकी मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अब क्या वो सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकता है? मतलब लॉ क्या कहता है इस रिगार्ड में? ये प्रोसीजर क्या होगा कि जब कोई इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट की फीस को जमा कर सके। अब ये सवाल कहाँ पे उठता है भाई, इंडिजेंट पर्सन का सवाल क्यों लॉ उसके बारे में बात ही क्यों करेगी? इसीलिए बात करेगी कि भाई आपको जब प्लेंट प्रेजेंट करना होता है, जब आपको अपना सूट इंस्टीट्यूट करना होता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस होती है जो आपको जमा करनी होती है। तो वो लोग जो ये कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकते हैं, जिनके पास इतने सफिशिएंट मींस नहीं है सो दैट दे कैन पे द कोर्ट फीस, तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में लॉ क्या कहता है? तो आज पर्टिकुलरली हम लोग सूट्स पढ़ने वाले हैं बाय इंडिजेंट पर्सन, वो लोग जो जरूरतमंद है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वो अपील्स लाना चाहें तो क्या प्रोसीजर होगा। और ये दिया गया है ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 में। एक बात याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है ये आपके प्रीलिम्स, मेंस और सारे ही लॉ स्टूडेंट्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सेशन के एंड में मैंने क्वेश्चंस ऐड करे हैं, जो भी आपको डाउट है वो उस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट अराइज होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डेली टारगेट से हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग ऑर्डर 33 और 44 कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि भाई एक इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, एक ऐसा इंसान कौन होता है जिसको लॉ ने ट्रीट करा है एज एन इंडिजेंट पर्सन। ये इंडिजेंट पर्सन होता कौन है? साथ ही साथ हम लोग रूल 9 के बारे में पढ़ेंगे। जब ऐसे सूट्स जो इंस्टीट्यूट किए जाते हैं बाय इंडिजेंट पर्सन, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पॉपरिंग। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपील्स बाय इंडिजेंट पर्संस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडिजेंट पर्सन की, उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि हमारे लॉ में एक इनैक्टमेंट है। वी हैव एन इनैक्टमेंट जिसको कहा जाता है कोर्ट फीस एक्ट 1870। इस कोर्ट फीस एक्ट ये कहता है कि भाई अगर कोई प्लेंट आप लेके आ रहे हैं, कोई डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर रहा है, या कोई मेमोरेंडम है, अपील का मेमोरेंडम है मान के चलिए, उसको तभी फाइल किया जाएगा, इट विल बी फाइल्ड। कब फाइल किया जाएगा? आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फीस। तो यहाँ पे कोर्ट फीस क्या है? कोर्ट फीस ऐसे नेचर की है कि मान के चलिए अगर आप कोर्ट फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं तो ना तो आपका प्लेंट सबमिट होगा, ना आपका रिटन स्टेटमेंट सबमिट होगा, ना आप अपील फाइल कर पाएंगे। तो यहां पे क्या दिया गया? नो डॉक्यूमेंट शुड बी एडमिटेड विदाउट प्रॉपर कोर्ट फीस। और ऑर्डर 33, ऑर्डर 44 क्या है? इसके एक एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं। तो ये जो कोर्ट फीस एक्ट है, जो ये मैंडेटरी करता है कि भाई आप प्लेन, WS, जितनी भी सारी प्रोसीडिंग कोर्ट की आप चाह रहे हैं आपके फेवर में हो, या आप अपना जवाब दावा दे रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वो तभी रख पाएंगे जब आप कोर्ट फीस जमा करेंगे। भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे कंडक्ट होगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से चलेगी? इस तरह से तो चलेगी भाई जब आप फीस जमा करेंगे तो उसको भी अपने खर्चे निकालने होते हैं, कोर्ट के अपने खर्चे हैं। तो अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए, मान के चलिए फ्री कर दिया जाए, तो क्या होगा हालत?
तो कितने प्लेन्स आ जाएंगे और कितने WS फाइल होंगे। तो आप ये समझिए क्या एसेंस क्या है, क्या ऑब्जेक्ट क्या था इसको लेजिस्लेट करने का। लेकिन ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 क्या है, दे आर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल दैट यू हैव टू सबमिट द कोर्ट फीस। ऑर्डर 33 किसके बारे में बात करता है, ऑर्डर 33 बात करता है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन और ऑर्डर 44 बात करता है अपील्स बाय सच इंडिजेंट पर्सन। लेकिन एक बात याद रखनी ये है कि ये जो इंडिजेंट पर्सन होता है ना, इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है कोर्ट फीस जमा करने से। कि आप ये सोचो, जो जिस आपके दोस्त के बारे में हम लोगों ने बात करी, वो आपका दोस्त है और उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, वो जरूरतमंद है, तो उसको हम लोग एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे कि वो पूरा सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो वो कोर्ट फीस ही नहीं जमा करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, भले ही वो अपना वाद जो उसने दाखिल किया है उसमें वो जीतता है, चाहे वो उसकी हार होती है, लेकिन कोर्ट फीस जो है वो तो रिकवर करी जाएगी। कोर्ट फीस रिकवर करी जाती है, चाहे एक टाइम पीरियड दे देगा कोर्ट क्या करेगा, ऐसे केसेस में कोर्ट टाइम दे देता है कि आप इतना टाइम ले लीजिए, आप इतने टाइम में कोर्ट फीस जमा कर दीजिए। लेकिन कोई भी सूट जो है वो कोर्ट फीस के बिना इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसे केसेस जहां पे लोग जरूरतमंद हैं उनके सूट तो इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। आपका सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद आपकी प्रोसीडिंग चलेगी, आपका केस चलेगा। इस बीच में आपसे पैसा अगर आपका देखा जाएगा कि भाई आपके पास सफिशिएंट मीन्स हो रहे हैं, तो आपसे कोर्ट फीस ले ली जाएगी, आपको जमा करनी पड़ेगी। या अगर मान के चलिए आपका जो मैटर है उसमें आपकी जीत हो गई, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था, उसमें आपको प्रॉपर्टी वापस मिल गई, आपको आपका पोजेशन मिल गया, तो ऐसे केसेस में आपको कोर्ट में फीस जमा करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये इंडिजेंट पर्सन, ये जो इंडिजेंट वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, ये होता कौन है। कोई भी ऐसा पर्सन who does not possess sufficient means to pay court fees। कौन सा इंसान होगा, वो इंसान जिसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने मीन्स नहीं है। पैसे से यहाँ पे मॉनेटरी टर्म से हम लिमिट नहीं करेंगे, इसको हम मॉनेटरी टर्म से लिमिट नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट को मॉनेटरी टर्म से मतलब नहीं है। आपके पास अगर सफिशिएंट मीन्स है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप बेच के पैसे दे सकते हैं, तो आप बेच के दीजिए अगर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, कोर्ट इसको नहीं देखेगा। तो जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कोर्ट फीस जमा करने के, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको, जब भी आप अपना आंसर लिखिए ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, वन हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ ₹1000। तो दो बातें हम लोग ने समझनी। कैसे आप समझेंगे इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? एक इंसान जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो कोर्ट फीस जमा करे, और दूसरी बात कि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वर्थ ₹1000। ये आ जाएगा इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में। अब यहां पे जो प्रॉपर्टी की बात करी गई है, इस प्रॉपर्टी की जो बात करी गई है, ये कहा गया है रूल 1 में कि एग्जेम्प्ट रहेंगी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर है सूट का, जिस सब्जेक्ट मैटर पे सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है, मान के चलिए उसी प्रॉपर्टी को अगर आप जज कर लोगे, उसको अगर आप जज कर लोगे कि इसमें से ये पैसे दे सकते थे, तो फिर तो प्रॉब्लम और अराइज हो जाएगी, भाई वो ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर है सूट का। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अटैचमेंट, सेक्शन 60 में, सेक्शन 60 के अटैचमेंट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जा सकता है, नहीं, जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अटैचमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अटैच नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 60 में एक ऐसी लिस्ट दी गई है कि भाई जब प्रॉपर्टी को अटैच करा जाए जजमेंट डेटर का, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को अटैच ना किया जाए, जैसे कि जो रोजमर्रा के पहनने के कपड़े हैं, कोई ऐसे टूल्स हैं जिससे उस पर्टिकुलर इंसान का बिजनेस चलता हो, कोई यूटेंसिल्स हैं, बर्तन जिसमें खाना खाया जाता हो, तो ऐसी चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है कि भाई ये हम लोग अटैच नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, वो प्रॉपर्टी जो सेक्शन 60 में एग्जेम्प्टेड है उसको यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो हम लोगों ने 4 बातें समझी। सबसे पहले हम लोग ने ये समझा कि इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, जिसमें हम लोगों ने 2 बातें देखी, ऐसा इंसान जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, और ऐसा इंसान जिसके पास 1000 रुपए तक की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि एग्जेम्पशंस है 2 प्रॉपर्टीज का, एक प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सेक्शन 60 के अंदर अटैचमेंट के लिए एग्जेम्प्टेड है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक फंडामेंटल रूल है। फंडामेंटल रूल क्या कहता है? द फंडामेंटल रूल सेज नो वन, ये फंडामेंटल रूल क्या कहता है? नो वन शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम एक्सेस टू जस्टिस। भाई
अमीरों के लिए जस्टिस है, लॉ खाली अमीरों के लिए है, करप्ट लोगों के लिए लॉ है? क्या ऐसा एक जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी जो है सेट है दिमागों में, तो उसको, उस मिथ को भी तोड़ना। साथ ही साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्टिस सिर्फ रिच सेक्शन को हो, कोई भी इंसान डिप्राइव नहीं होना चाहिए। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, हमारा जो आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल 39A पार्ट 4 का आर्टिकल 39 है। साथ ही साथ हुसैन आरा खातून का जो केस है, लीडिंग केस है इस पॉइंट पे। कोई भी इंडिजेंट पर्सन के बारे में लिखे तो ये पॉइंट जरूर लिखे, आपको एक्स्ट्रा नंबर आप फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिप्राइव नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान डिप्राइव नहीं होना चाहिए फ्रॉम एक्सेस टू जस्टिस जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑफ हिज पॉवर्टी, कि वो गरीब है, वो जरूरतमंद है, तो उसको हम जस्टिस नहीं देंगे। और ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, राइट। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, मतलब आप इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट करना चाहते हो एज एन इंडिजेंट पर्सन, और उस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं आप, तो वो कंसिडर करी जाएगी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फाइलिंग एन एप्लीकेशन, लेकिन जजमेंट या डिसीजन आने से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है तो ये कोर्ट जरूर कंसिडर करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी के थ्रू आप कोर्ट फीस जमा कर सकते थे। तो ये हो गई बात एक्सप्लेनेशन 2 की। अब हम लोग बात करें एक्सप्लेनेशन 3 की, तो यहां पे बात करी गई है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट लाना चाहता है तो वो एक्सप्लेनेशन 3 में दिया गया है, जहां पे बात करी गई है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या कैपेसिटी की। अब देखिए ऑर्डर 33 में ये दिया गया है कि भाई क्या होता क्या है एक इंडिजेंट पर्सन का सूट, क्या ये एक नॉर्मल सूट की तरह लाया जाएगा, इसका नाम क्या होगा, ये दिया गया है। देखिए जो भी सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन लेके आता है ना, वो फाइल किया जाता है एज फॉर्मा पॉपरिस, ये एक पॉपर सूट कहलाता है। तो यहां पे एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू आपको लेना पड़ेगा, सू एज व्हाट, सू एज फॉर्मा पॉपरिस, और ये आपको पर्सनली प्रेजेंट करना होता है कोर्ट में। अब यहां पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या क्या सारी चीजें होंगी, वो एप्लीकेशन में सारे ही पर्टिकुलर्स होंगे प्लेंट के। उसमें पर्टिकुलर्स क्या होंगे ये देख रहे हैं, सारे प्लेंट के पर्टिकुलर्स होंगे। साथ ही साथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो है उसका एक शेड्यूल होगा, शेड्यूल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथ ही साथ उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है प्रॉपर्टी की, अब इसी को कोर्ट जज करके ये कहेगा कि भाई आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास आप कह रहे हैं 1,000 रुपए तक की नहीं, आप तो 1,00,000 रुपए के मालिक हैं, आप इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट लाना चाहते हैं, नहीं। और ऐसा जो एप्लीकेशन होगा ये साइंड भी होगा और वेरीफाइड भी होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लाना पड़ता है, प्रायर परमिशन आपको यहाँ पे लेनी पड़ती है, इससे पहले कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकें एज एन इंडिजेंट पर्सन। और इसी पॉइंट पे एक लीडिंग केस है जुगल किशोर वर्सेस दन्नो देवी का 1973 सुप्रीम कोर्ट। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 ये कहता है कि कोर्ट यहाँ पे एग्जामिन करेगा ऑब्वियसली कि भाई मेरिट क्या है, क्या ये मेरिट है, क्लेम का क्लेम क्या करा गया है, साथ ही साथ पोजीशन क्या है प्रॉपर्टी का, ये सारी चीजें कोर्ट के द्वारा इंक्वायर करी जाएंगी, जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे। रूल 1A क्या कहता है, रूल 1A कहता है कोर्ट में इंक्वायर इनटू द क्वेश्चन ऑफ इंडिजेंसी। भाई आप इंडिजेंट पर्सन हैं भी कि नहीं, क्या आपके पास प्रॉपर्टी 1,000 रुपए से ज्यादा की है, क्या आपके पास सफिशिएंट मींस हैं। यहाँ पे कोर्ट बहुत, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, इसका जो स्कोप है स्टूडेंट्स, स्कोप इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके चल सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी को देख सकता है, या कोई आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हो, या आपके पास मान के चलिए गोल्ड है, या आपके पास कोई ऐसे, जैसे आपके पास कोई बॉन्ड्स हैं, ऐसी कोई भी सारी चीजें हैं जिससे आपको मतलब ये जज कर सके कोर्ट की यार आपके पास तो सफिशिएंट मींस हैं, तो वहां पे कोर्ट इंक्वायर कर सकता है ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग में। साथ ही साथ अगर कोर्ट खुद इंक्वायर नहीं करता है तो इस बिहाफ पे किसी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है कि आप ऐसे पर्सन की इंडिजेंसी को आप इंक्वायर करो, आप देखो और आप मेरे सामने रिपोर्ट सबमिट करो। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एंटायर प्रोसीडिंग होती है ना इंडिजेंट पर्सन की तरह सू करने की, तो यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे स्टेट जो होता है ना
वो अफेक्टेड पार्टी होता है और वो अदर पार्टी बन जाता है, ऑपोजिट पार्टी। याद रखिएगा, स्टेट इज द अदर पार्टी। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन की। रूल 5 बात करता है रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। मान के चलिए आपका फ्रेंड इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहा है, वो एप्लीकेशन जमा करता है, कोर्ट इंक्वायर करता है। अब इंक्वायरी करने के बाद, मतलब मान के चलिए कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने इंक्वायर किया, उसके क्वेश्चन ऑफ इंडिजेंसी इंक्वायरी बिठाई। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इंक्वायर करेगा। इंक्वायर करने के बाद 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, या तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा सूट को, या तो उसको रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट करने के बाद अलग प्रोसीडिंग चलती है। तो कहने की बात यह है कि क्वेश्चन ऑफ इंडिजेंसी को इंक्वायर करने के बाद अगर कोर्ट ये मेकआउट करता है कि ये पर्सन इंडिजेंट है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कोर्ट ये मेकआउट करता है कि वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसके बारे में दिया गया है रूल 5 के अंदर। अब देखिए, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। कोर्ट ये देखता है कि यार इसके सूट से कोई कॉज ऑफ एक्शन तो निकल के आ ही नहीं रहा है, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन दैट कैन बी मेड आउट फ्रॉम दिस सूट। उसके बाद अगर कोर्ट ने इस पर्सन को, इस इंडिजेंट पर्सन को, मान के चलिए उसके एप्लीकेशन को अमेंड करने के लिए कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है और वो पर्सन फेल हो गया उसको अमेंड करने के लिए, फेलियर टू अमेंड द एप्लीकेशन, और वो सारे डिफेक्ट्स भी रिमूव करने के लिए फेल हो गया डिस्पाइट गिविंग टाइम। कोर्ट ने कहा कि भाई इतना टाइम आपको दिया जा रहा है, आपको 1 महीना 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, आप मान के चलिए 23 तारीख को आपको हियर किया गया, फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप 30 तारीख को आइए, 27 तारीख को आइए ये डिफेक्ट्स को रिमूव करके। अब इतने टाइम में भी आप फिर से एप्लीकेशन को प्रेजेंट नहीं कर पाए, या फिर सूट किसी भी रीजन की वजह से मेंटेनेबल ही नहीं है, या फिर ये जो इंडिजेंट पर्सन है इसने ट्रांसफर, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया 2 महीने के अंदर अंदर, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को कोर्ट इंक्वायर कर सकता है और आपके एप्लीकेशन को कर सकता है क्या, रिजेक्ट। ऑर्डर जो रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, जो भी ऑर्डर कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन को और ऑर्डर दे रहा है, तो ये जो है ये बेसिकली ऑर्डर 44 रूल 1 में ये दिया गया है कि यहां पे अपील तो नहीं लाई करती है। ऐसे किसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट अगर वो एप्लीकेशन लेके आ रहा है टू सू एज फॉर्मा पॉपरिस, एज अ पॉपर सूट लाना चाह रहा है, तो वो अगर रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने तो फिर आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक रूल 9, जिसमें दिया गया है डिसपॉपरिंग के बारे में। और ये डिसपॉपरिंग किससे रिलेटेड है, विड्रॉल ऑफ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। मान के चलिए कोर्ट ने आपको परमिट भी कर दिया इंडिजेंट पर्सन को की तरह आप सू करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट इस परमिशन को विड्रॉ कर सकती है। कब होता है, ये डिफेंडेंट या गवर्नमेंट प्लीडर के एप्लीकेशन पे होता है। अब जब एक इंडिजेंट पर्सन सूट लेके आ रहा है, सू कर रहा है, तो एक डिफेंडेंट होगा, और अगर डिफेंडेंट नहीं है तो स्टेट बन जाता है अग्रीव्ड पार्टी, तो गवर्नमेंट प्लीडर होगा। तो यहाँ पे डिफेंडेंट या गवर्नमेंट प्लीडर के एप्लीकेशन पे होता है और 7 दिन का नोटिस दिया जाता है प्लेंटिफ को। अब ये क्यों होता है, डिसपॉपरिंग क्यों होती है, मतलब पॉपर सूट लाने से मना कर दिया, विड्रॉ कर ली वो परमिशन और आपको क्या कर दिया, डिसपॉपर कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं रूल 9 डिसपॉपरिंग। मान के चलिए कोर्ट को ये समझ आया कि भाई ये जो मैटर था ये वेक्सेशियस था, या ये इम्प्रॉपर, किसी भी इम्प्रॉपर कंडक्ट से उस पर्टिकुलर इंडिजेंट पर्सन के डिसपॉपरिंग हो जाएगी, या कोर्ट को ये समझ आ रहा है कि यार सफिशिएंट मीन्स तो है, यार इस इंसान के पास पैसा तो है, तो फिर ये क्यों इंडिजेंट पर्सन की तरह सूल आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट वो इंडिजेंट पर्सन कर रहा है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तो ऐसी सारी सिचुएशन में क्या होगा, डिसपॉपर कर दिया जाएगा आपका सूट। याद रखिएगा ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डिसपॉपरिंग का रूल है। रूल 9 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि भाई कोर्ट फीस की रिकवरी कैसे होगी। अब सवाल ये आता है कि मान के चलिए इंडिजेंट पर्सन को अलाउ कर दिया तो कोर्ट कैसे रिकवर करेगा। जैसे कि 11A में ये दिया गया है कि मान के चलिए जो सूट है वो अबेट कर गया, प्लेंटिफ की डेथ हो गई और सूट अबेट कर गया, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट फीस जो है
वो स्टेट रिकवर करेगा। रूल 11A से 14 के बीच में ये दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, मैंने आपको बताया ये एक डीम्ड पार्टी होता है और ये राइट होती है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो रिकवर करे कोर्ट फीस। ये दिया गया है रूल 12 और रूल 13 में। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये स्टेट के द्वारा रिकवर करी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, एक डीम्ड पार्टी होता है, लेकिन कोई भी ऐसा सूट जो अबेट कर गया है प्लेंटिफ की डेथ की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट फीस जो है वो स्टेट से रिकवर करी जाती है आपके पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से। अब देखिए रूल 17 बात करता है कि भाई इंडिजेंट पर्सन का डिफेंस क्या होगा। यहाँ पे 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। यहाँ पे डिफेंडेंट जो एक सेट ऑफ या काउंटर क्लेम प्लीड कर रहा है उस पर्टिकुलर इंडिजेंट पर्सन के सूट में, पॉपर सूट में जो भी डिफेंडेंट है, और वो ये क्लेम कर रहा है कि एक सेट ऑफ एक काउंटर क्लेम होना चाहिए, तो उसको ये अलाउ कर दिया जाए। तो ये डिफेंस है। साथ ही साथ रूल 17 में दिया गया है। अब देखिए बात करी गई है रूल 18 में, फ्री लीगल एड टू इंडिजेंट पर्सन। अब यहां पे याद रखिएगा इट शुड बी रेड विथ आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात। यहां पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंडिजेंट पर्सन को ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा। जो कॉस्ट है फॉर्मा पॉपरिस की और इंक्वायरी की, ये डीम्ड कॉस्ट मानी जाएगी उस पर्टिकुलर सूट में। लेकिन अगर कोर्ट ये जज करता है कि यार इसके पास सफिशिएंट मींस आ गया है इंस्टीट्यूट करने के बाद, इसके पास प्रॉपर्टी आ गई है, तो वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट को रिकवर कर लेगा उस इंडिजेंट पर्सन से। क्लियर हो गई बात यहां तक की। तो इस ऑर्डर 33 में पर्टिकुलरली 18 रूल्स हैं और इसके सारे ही इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम लोग ने कवर कर लिए हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अपील्स। अब ये अपील क्या होती है? अपील एक कंटिन्यूएशन होती है किसका? ट्रायल का। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। और यहाँ पे हर एक पर्सन इंटाइटल होता है अपील के लिए। वो पर्सन जो कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकता है उसको भी ऑप्शन दिया गया है कि आप अपील कर सकते हैं और आप एज अ फॉर्मा, एज अ पॉपर अपील लेके आ सकते हैं और एक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको जमा करना रहता है अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपील करने के लिए एज एन इंडिजेंट पर्सन विद इन 60 डेज, या कोई और कोर्ट जा रहे हैं तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री जो सूट में पास किया गया है। क्लियर हो गई बात। रूल 2 देखिए क्या बात करता है। रूल 2 ये कहता है कि ये एप्लीकेशन कब रिजेक्ट किया जाएगा? जब एप्लीकेशन मान के चलिए रिजेक्ट कर दिया गया टू ब्रिंग एन अपील एज अ पॉपर, तो यहां पे कोर्ट विल अलाउ एप्लीकेंट टू पे कोर्ट फीस विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट। मान के चलिए ये एप्लीकेशन आपने अपील का रिजेक्ट कर दिया कि आप इंडिजेंट पर्सन की तरह अपील नहीं ला सकते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अलाउ करेगा एप्लीकेंट को कि आपकी अपील मैं पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, आपको एक टाइम पीरियड दे रहा हूं, इस टाइम पीरियड में आप पैसे जमा कर दीजिए और आपकी अपील क्या होगी? कंटिन्यूड रहेगी। साथ ही साथ इंक्वायरी, इस मैटर में भी, अपील्स के मैटर में भी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है कि भाई क्या इंडिजेंट पर्सन सच में इंडिजेंट है या नहीं। तो ऑर्डर 44 जो बात करता है अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन की, ये भी इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 आज के सेशन में हम लोग ने पूरी तरह से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, in connection with a suit by an indigent person, the suit is deemed to be instituted on the date A when the application for leave to sue as a form of pauperis is made, B when such application is admitted, C when such application is rejected, D none of the above। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर नहीं देते हैं, मैं चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स जवाब दें। Under which section order of the Civil Procedure Code a provision is made to provide free legal services to indigent person? अभी हम लोग ने इसको कवर किया है। Rejection of an application for permission to sue as a former, as a pauper. A bars a fresh application on the same cause of action. B does not bar a fresh application on the same cause of action if moved along with amended schedule of property. Does not bar a fresh application on the same cause of action with the leave of the court.
डी डज नॉट बार अ फ्रेश एप्लीकेशन एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पर्सन इज अ इंडिजेंट पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 33। रूल 1, if the person who does not have A sufficient means to pay the court fees, B enough for his livelihood, money enough for his livelihood, C enough money, D none of the above. Question 5, provisions regarding the suit relating to indigent person has been provided under A order 31, B order 32, C order 33, D order 34. Question number 6, what does a pauper suit mean? A suit by third party, B suit by public servant, C sued by an indigent person, D sued by legal representatives। तो ये 5 क्वेश्चंस का आप सभी लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग देखेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस देखेंगे। स्टेट द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ पॉपर सूट, स्टेट द प्रोसीजर फॉर, तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताना है और आपको ये बताना है कि भाई एक पॉपर सूट क्या होता है। शॉर्ट नोट्स, इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन बताना है। कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन for permission to sue as an indigent person, rejection of application for permission to sue an indigent person and dispaupering। क्या होते हैं ये चारों पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आपको कवर करना है। अब ये सीपीसी के कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं और इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू करने वाले हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए, तो जल्द से जल्द उसको भी शुरू करते हैं। तो फाइनली आज का ये सेशन जो है ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।